आर्सेनल से 3-0 ह्यूमिलिएट होने के बाद कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के, अगर हम फैन बेस की बात करें या पूरे रियल मैड्रिड के सीजन की बात करें, जहां अभी एक महीने पहले तक यहाँ पर ट्रेबल के होप्स देखे जा रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेबल के लिए फॉलो अप कर रही है इंटरनेशनल, अगर यहाँ पर ट्रेबल का पीछा कर रही है बार्सिलोना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेबल के लिए आप रियल मैड्रिड को काउंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन एक महीने के अंदर कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हुई हैं जिसने आई थिंक इस पूरे सीजन को एक बार फिर से हमारे सामने ला के रख दिया है। और आज एक बार फिर से आई थिंक हमको इस पर बात करनी पड़ेगी, क्यों यहाँ पर रियल मैड्रिड की जब स्टोरी आती है ना सामने, तो उसका खुद का फैन बेस बढ़ जाता है। बाहर के लोगों की तो हम क्या ही बात करें। एंड आई थिंक यहाँ पर जब हम आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड के स्ट्रीम पे बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग कम बैक, सेकेंड लेग और इन सबको लेकर काफ़ी जिज्ञासु थे, काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग थे। तब मैंने यहाँ पर ये चीज़ बोली थी कि अभी कम बैक पे, सेकेंड लेग पे बात करने में टाइम है। और आज हम उस पर पर्टिकुलरली इतना इन डेप्थ बात करेंगे भी नहीं कि सेकेंड लेग में क्या हो सकता है क्या नहीं। हाउएवर हम उस चीज़ को टच जरूर करेंगे। लेकिन आज जो मेरा पूरा फोकस है ना, वो ये है कि ऐसे अचानक से हीरो से जीरो तक का सफर, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ मेटाफर, लिटरली नहीं है, कि हीरो से जीरो तक का जो सफर रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं तय करती हुई दिख रही है। द पॉइंट कि यहां पर हम लोग एक महीने पहले, या फिर द पॉइंट जब एम्बापे ने साइन किया था रियल मैड्रिड के लिए, जो वो ट्रेबल, चाहे बैलन डोर, ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जो कि रियल मैड्रिड के हाथ से दूर थी, ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जो कि रियल मैड्रिड के पहुंच से दूर थी। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं उस पिवट पे खड़े हैं, आज कहीं ना कहीं हम उस एक मोड़ पे खड़े हैं जहां से हर चीज ना कहीं ना कहीं धुंधली सी दिख रही है। कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे को लगता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ना एम्बापे से ही करने की जरूरत है। देखो यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि एम्बापे ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में नहीं आया है। यस, एम्बापे एक ऐसी टीम से निकल के आया है, पीएसजी, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए ही बनाई गई थी। लेकिन वहां पर एक मैनेजर आया है जो पूरी टीम को विदाउट एम्बापे ही देखता था और देख रहा है। इसमें बहुत फर्क होता है। देखो अगेन, अब काफी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर बार्सिलोना के बच्चे हैं और बार्सिलोना के बच्चों से आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि वो बार्सिलोना के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत एस्टैब्लिश सुपरस्टार्स हैं। कहीं ना कहीं वो जो 28 साल की जो पीक है ना, कहीं ना कहीं उनको बीट कर रहे हैं। ट्रांसफर मार्केट की अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव, अगर हम प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा उछाल देखा है अपनी प्राइस में, बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं। अगर सबसे हाइप अप प्लेयर्स की बात करें, बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं। अगर वो हाइप को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें भी बार्सिलोना का नाम है। यही अगर लुइस एनरिके की बात करें, पीएसजी की बात करें, तो आप यहाँ पर जाओ नेवेस की बात करो, आप यहाँ पर विटिनिया की बात करो, आप यहाँ पर पैंचो की बात करो, आप यहाँ पर डेजिरे डुई की बात करो, आप यहाँ पर क्वारक्शेलिया की बात करो, आप यहाँ पर उस्मान डेम्बेले की बात करो। एक मैनेजर का कितना बड़ा रोल होता है, ये कहीं ना कहीं हमने इन दो प्रोजेक्ट से इस सीजन सीख लिया है। कहीं ना कहीं मैं आर्ने स्लॉट का भी यहाँ पर एग्जांपल देता था। द फैक्ट कि यहाँ पर लिवरपूल अनलकी हो या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका ही किया करा हो, दैट डजंट मैटर, बट वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर उनका प्रीमियर लीग कैंपेन है, आई होप एंड आई एम फॉर्चुनेटली इनफ, यहाँ पर वो उस टाइटल को तो एटलीस्ट सिक्योर अब कर ही लेंगे। वहां पर कोई यहाँ पर बकचोदी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैनेजर का कितना बड़ा रोल होता है, वो हंसी फ्लिक और लुइस एनरिके के प्रोजेक्ट से हमको सीखने को मिलता है। हंसी फ्लिक शुरुआत से डिटरमिन्ड था कि उसको बार्सिलोना का ही मैनेजर बनना है। इसका मतलब वो पहले से ही जानता था कि इस बार्सिलोना के स्क्वाड में भले ही यहाँ पर उन्होंने 200 मिलियन की कोई साइनिंग ना करी हो, भले ही इनके पास कोई सुपरस्टार ना हो, भले ही इनके पास कोई जनरेशनल टैलेंट बाहर से लाया हुआ इंपोर्ट ना हो, लेकिन इनके पास जो इन हाउस सोल्यूशन है ना, वो कहीं ना कहीं बाकी के वर्ल्ड टैलेंट को बीट कर सकते हैं। और ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इनके पास इन हाउस सोल्यूशन है। दैट मीन्स कि यहां पर हंसी फ्लिक उस इन हाउस टैलेंट को डिलीवर करवा सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रफीनिया, यही रफीनिया था जो बार्सिलोना में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था। यही यहां पर कहीं ना कहीं फेरान टोरेस था जिसका नहीं दिख रहा था। यही लेवेंडोव्स्की था जिसका डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा था। यही बाल्डे था जिसको लोग नहीं पूछ रहे थे। और आज हर एक प्लेयर को आप उठाओगे बार्सिलोना से, वहां पर कहीं ना कहीं हर की एक स्टोरी है, हर का एक कमबैक है और हर की एक शाइनिंग है। सेम आई थिंक हम पीएसजी के रिगार्डिंग कह सकते हैं। बट रियल मैड्रिड में, जैसा मैंने कहा कि एम्बापे को एक स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में नहीं आया था, ये वो रियल मैड्रिड थी जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ी तारीफ थी, लेकिन कभी उसके टैक्टिकल स्ट्रक्चर के लिए नहीं, बल्कि उसके मैन मैनेजमेंट के लिए। आई थिंक हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कार्लो एंसेलोटी ने जो उखाड़ा है रियल मैड्रिड के साथ इन कुछ 3 सालों में, ये अविश्वसनीय है और ये बहुत लेजेंडरी है। आई थिंक रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, बट उसके कुछ रीजंस थे।
उसके पीछे कुछ पॉइंट्स थे, और वो हम डेफिनेटली जैसे जैसे एपिसोड में आगे जाएंगे वैसे वैसे उन पॉइंट्स को छुएंगे जरूर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एम्बापे कभी स्ट्रॉबेरी रियल मैड्रिड में नहीं आया था, वो बनाया गया, वो दिखाया गया। और आई थिंक क्योंकि रियल मैड्रिड यहाँ पर चैंपियन लीग जीती थी, रियल मैड्रिड यहाँ पर ला लीगा जीती थी, ऑफकोर्स यहाँ पर बेलिंगम ने यहाँ पर एक बैलन डोर शाउट देखने को मिला, हमको यूरोज में स्पेनिश प्लेयर्स का दबदबा देखने को मिला, तो वहां पर डैनी कार्वाहाल को और हाइप मिल गई, फाइनल में बेलिंगम था। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनाया गया कि ये रियल मैड्रिड तो इनविंसिबल है। लेकिन कार्वाहाल की एक बार फिर से लॉन्ग टर्म इंजरी, जिसको उसने पूरे सीजन के लिए बाहर कर दिया, एक बार फिर से ईडर मिलिटाओ को लॉन्ग टर्म इंजरी, आलाबा का कुछ अता पता नहीं है, टोनी क्रूज ने अनसर्टेनिटी में यहां पर अपना रिटायरमेंट दे दिया, लूका मॉड्रिच, तुम सोच सकते हो 40 साल का मिडफील्डर आज भी हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेइंग प्लेयर्स में से है, और चुआमेनी को यहां पर सेंटर बैक डाला गया है। तो इन सारों के सबके बीच कहीं ना कहीं एम्बापे रियल मैड्रिड में पधारते हैं। बट हाँ, नॉनदलेस आई थिंक हमको ये मानना चाहिए कि एम्बापे से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, एम्बापे उस पर डिलीवर भी कर रहा है। रियल मैड्रिड से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, रियल मैड्रिड ने पार्शियली उस पर डिलीवर भी किया है, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉल रह गए। उसके पीछे आई थिंक रीजन समझ लेते हैं। देखो, जैसा मैंने कहा कि यहां पर इतना सब होने के बाद ना रियल मैड्रिड का जो यहां पर सोल्यूशन था वो अनसेटिस्फैक्टरी था, और वो इस चीज से कंपेंसेट किया गया दो रीजन की वजह से। पहला था यहां पर क्योंकि हमने एम्बापे साइन कर लिया, और दूसरा है कि कार्लो एंसेलोटी बेस्ट मैन मैनेजर है। एंड द फैक्ट कि यहां पर कार्लो एंसेलोटी कभी फ्लोरेंटिनो पेरेस की बात करें या फिर रियल मैड्रिड की बोर्ड की बात करें, उनको कभी कॉल आउट नहीं करेगा। इसके पीछे यहां पर लोगों को यह भी लग रहा था कि भाई जूड बेलिंगम है, विनीसियस की इंडिविजुअल यहां पर परफॉर्मेंस निकलेगी, रॉड्रिगो हमारे पास है, और यहां पर हमारे पास किलियन एम्बापे है, जो हमारे पास मतलब हमको कौन ही रोक सकता है। इसका मैं तुमको एक रीजन और बताता हूं। द फैक्ट कि यहां पर रियल मैड्रिड, ऐसा मैंने उनको कहा कि पिछले 3 सीजन भले ही कार्लो एंसेलोटी को गोट की कैटेगरी में रख दिया हो, भले ही यहां पर कार्लो एंसेलोटी के पहले रिस्पेक्ट है, भले ही यहां पर एंसेलोटी ने जो फोड़ा है वो अविश्वसनीय है, अकाल्पनीय है, लेकिन कभी उसको इस चीज के लिए तारीफ नहीं करेगी हाउ रियल मैड्रिड इज प्लेइंग, कि रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर कैसा है, रियल मैड्रिड फुटबॉल कैसे खेलती है। हमेशा रहता है कि यू जस्ट कैन नॉट बीट रियल मैड्रिड, यू जस्ट कैन नॉट बीट दिस रियल मैड्रिड, दिस रियल मैड्रिड somehow, anyhow, at any time will just beat you up। चाहे हम बात करें यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो इन्होंने गोल निकाला, चाहे बात करें हम यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने सिटी को बीट किया, चाहे हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने बाकी के जो नॉकआउट मैचेस थे उनको यहाँ पर निकाला, उससे पिछले सीजन की बात करें तो बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत मिराकुलस यहाँ पर चीजें रियल मैड्रिड खेलती रही। और ये इसलिए हो सका क्योंकि कार्लो एंसेलोटी मैन मैनेजमेंट में गोट था, ये प्लेयर्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस में बहुत गोट थे, और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत पुख्ता थी। तो काफी लोगों को लगा कि ये चीज तो इस बार भी हो जाएगी, कौन रोकता है, और ये चीज करने के लिए हमारे पास एम्बापे भी है। बट यहां पर चेंज है इस बार, कहीं ना कहीं यहां पर आप देखो द फैक्ट कि आपके पास आगे भले ही यहां पर सुपरमैन बैटमैन हो जाए, बट उनको गेम कौन बना के देगा, टोनी क्रूज टाइप प्लेयर, वो हमारे पास नहीं है। सो सडनली जो हमारा मिडफील्ड है वो टोनी क्रूज, बेलिंगम, मॉड्रिच, इन सब से शिफ्ट होकर अब विदाउट टोनी क्रूज, विद सबायोस, विद कामाविंगा, और इन सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरती चली गई। आप लूका मॉड्रिच अगर 40 साल के मिडफील्डर, नो मैटर हाउ गोटेड ही इज, अगर आप 40 साल के मिडफील्डर पे पूरा एक सीजन डिपेंड करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रक्चर है और आपकी जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेलिंगम के गोल्स को सेक्रीफाइस किया गया और वापस से मिडफील्ड में डाला गया, ये दिखाया गया कि भाई यहाँ पर बेलिंगम सब काम करेगा। लेकिन आज हम लगभग 9 महीने इस सीजन में हो चुके हैं, वाल्वर्दे और बेलिंगम की हम बात करें, ये लोग भागते बहुत हैं, ये लोग दिहाड़ी पूरी देते हैं, बट कोई भी अभी ये नहीं बता सकता कि इनकी दिहाड़ी का और इनके इस वर्क रेट का रियल मैड्रिड को फायदा कहाँ मिल रहा है। अगर पेड्री एक मैच में 10 किलोमीटर भाग रहा है तो उसका फायदा मिलता है पूरी टीम को। अगर यहाँ पर फर्मिन लोपेज अगर पूरी टीम में भाग रहा है तो उसका एक डेजिग्नेटेड रोल है। लेकिन अगर बेलिंगम और वाल्वर्दे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो 10-11 किलोमीटर भाग रहे हैं उसका एक ही रोल है कि रियल मैड्रिड की चोट पे बैंडेज लगाने का, कि रियल मैड्रिड पिदे ना। और ये चीज हमने इस पूरे सीजन देखा है। अच्छा, मैं यहां पर ये भी चीज कहूंगा कि काफी लोगों को लगे कार्लो, देखो ब्लेम आप कार्लो एंसेलोटी को भी नहीं दे सकते। द फैक्ट कि यहां पर कार्लो एंसेलोटी ने जो मांगे 3 साइनिंग्स वो उसको कभी मिली नहीं, चाहे हम बात करें सेंटर बैक्स की, चाहे हम बात करें हम राइट बैक की, चाहे फिर बात करें हम स्ट्राइकर की, जो कि इवेंचुअली उसको हैरी केन चाहिए था, लेकिन ऑफकोर्स हमने उससे बेटर प्लेयर दे दिया उसको, एम्बापे। लेकिन फिर यहां पर एक कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट था कि क्या एम्बापे और विनीसियस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। कार्लो एंसेलोटी ने इसको बनाने की पूरी कोशिश करी कि एम्बापे और विनीसियस की पार्टनरशिप हमको विनीसियस बेंजेमा से मिलती जुलती होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया, ये होगा भी नहीं। वी आर नॉट गेटिंग एनी विनीसियस एंड बेंजेमा एनीमोर। हमको एम्बापे विनीसियस की पार्टनरशिप मिलेगी, क्या वो पार्टनरशिप डिलीवर कर रही है? नहीं। क्या वो कर सकती है? मे बी।
क्या उसको अनलॉक करने के लिए कार्लो एंसेलोटी बेस्ट मैनेजर है? अगेन मे बी द फैक्ट कि यहां पर बेंजिमा की खुद की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और उसको इतना तजुर्बा है दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का। ऐसा नहीं है कि बेंजिमा ने बैलन डोर जीता है तो उसने पता है कि उसको कब शाइन करना था, लेकिन बेंजिमा ने रोनाल्डो और गैरेथ बेल के साथ खेल के ये सीख लिया था कि अपनी परफॉर्मेंस निकालते निकालते दूसरे को कैसे शाइन अप करना है ना, और विनीसियस को इसको सबसे ज्यादा फायदा मिला। जब बेंजिमा नहीं था तो बेलिंगम और रॉड्रिगो ने इस चीज को संभाला। यहां पर रॉड्रिगो के रिगार्डिंग में मैं आई थिंक एक ओपिनियन बनाता हूं, वो ये है कि अगर विनीसियस नहीं परफॉर्म कर रहा, अगर एम्बापे यहां नहीं परफॉर्म कर पा रहा, अगर बेलिंगम यहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो परफॉर्म रॉड्रिगो भी नहीं कर पा रहा। बट द फैक्ट कि आई थिंक रॉड्रिगो को चांसेस कम मिलते हैं और रॉड्रिगो ही पहला बंदा होता है जो कि सेक्रीफाइस होता है। अब जहां गलती आई थिंक एंसेलोटी की थी कि उसने आई थिंक काफी देरी कर दी असेंसियो को स्टार्टिंग लाइनअप में घुसेड़ने की। जब तक असेंसियो को लेके पूरे रियल मैड्रिड फैन बेस में चर्चा नहीं हो गई कि ये तो अब पूरे तरीके से क्रिमिनल होता जा रहा है कि आप एक मिडफील्डर को सेंटर बैक के लेवल पर डाल रहे हो चुआमेनी को, और जो आपका सेंटर बैक चल रहा है आप उसको साइडलाइन कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं लोगों को हजम नहीं हुआ। साथ ही साथ लोगों को यह भी अब समझ में नहीं आ रहा कि आर्दा गुलर और एंड्रिक हमारे दो यंग सुपरस्टार्स जिस पे रियल मैड्रिड ने काफी हेवीली बेट किया है, आप उसको टाइम क्यों नहीं दे रहे। और यहां पर आता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, रॉड्रिगो सबसे पहले सेक्रीफाइस इसलिए होता है क्योंकि उसकी पीआर और उसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो इन तीनों के बराबर नहीं है, जितना विनीसियस का है, जितना बेलिंगम का है, जितना एम्बापे का है। और इसलिए रॉड्रिगो को सेक्रीफाइस करना काफी आसान है। नहीं तो अगर टैलेंट वाइज बात करें तो आई थिंक इस पे काफी अच्छा डिस्कशन हो सकता है कि रॉड्रिगो भी वो काम कर सकता है जो कि विनीसियस कर सकता है मे बी, या रॉड्रिगो एम्बापे के लेवल पे परफॉर्मेंस भी दे सकता है, या फिर रॉड्रिगो कुछ तो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रॉड्रिगो सेक्रीफाइस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रॉड्रिगो इन तीनों से कम टैलेंटेड है। आई थिंक उस पर तो आई थिंक हम सब एग्री करते हैं। लेकिन स्क्वाड रोटेशन की बात करें तो इस यूरोपियन टॉप 5 लीग में रियल मैड्रिड ने ऑन एवरेज सबसे कम किए हैं, जबकि वो ये टीम है जो कि सबसे ज्यादा इंजरीज से हमेशा परेशान रही है, फिर भी इन्होंने सबसे ज्यादा कम रोटेशन किया है। क्या इसके पीछे रीजन ये है कि कार्लो एंसेलोटी भरोसा नहीं करता? क्या इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे पास बेंच है वो इतने टैलेंटेड इनफ ही नहीं है? और ये आई थिंक मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि प्लानिंग कभी हुई ही नहीं। अगेन इस पर आई थिंक मेरे को ये भी चीज बोलनी थी कि स्ट्रक्चर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग इस समय जो बटे हुए हैं वो इसलिए हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि रियल मैड्रिड बस अनलकी है। भाई काफी सारे लोगों को लग रहा है कि अनलकी नहीं है, बट इग्नोर नहीं किया सकता अब। और आई थिंक मैं दूसरे वाले ग्रुप में ज्यादा हूं। देखो मैं ये चीज मानता जरूर हूं कि रियल मैड्रिड करती मिराकुलस चीज है और मिराकुलस चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक एक टाइम के बाद ना आप उस चीज को मास्क नहीं कर सकते। आप यहां पर ये नहीं सोच सकते कि यहां पर एम्बापे विनीसियस आपस में यहां पर कुछ ना कुछ 1-2 करके गेम निपटा देंगे, क्योंकि ये इस सीजन काम नहीं करा। अगर तुम मुझे एम्बापे का मैनचेस्टर सिटी एग्जांपल देने वाले हो तो मैं आपको बता दूं मैनचेस्टर सिटी को किस टीम ने नहीं तोड़ा इस सीजन। बर्नमथ की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, इवन टॉटनहम की बात करें, जब वो टीमें काउंटर पे मैनचेस्टर सिटी को तोड़ सकती हैं तो रियल मैड्रिड की इतनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो है ना कि वो तोड़ ही देंगे। द फैक्ट कि अगर हम बात करें यहाँ पर एसी मिलान, वेलेंसिया, रियल सोसिएडाड की बात करें, या फिर लिवरपूल की बात करें, बार्सिलोना के दोनों एल क्लासिको की बात करें, और अब क्या है आर्सेनल की बात करें, एक वेल कोच टीम ने रियल मैड्रिड को इस सीजन तोड़ा है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि आप एम्बापे विनीसियस को बिठा ही नहीं सकते। आप एक गेम के लिए बिठा सकते हो, रेस्ट का बहाना दे सके, ठीक है, उसको बिठाना नहीं कहते, उसको मैनेज करना कहते हैं, जो कि जिडान ने रोनाल्डो के साथ गोटेड लेवल पे किया था। कार्लो एंसेलोटी कितने गेम बिठा सकता है? एक गेम, मैक्स टू मैक्स 2 गेम। तीसरे गेम पूरा वर्ल्ड मीडिया कूद जाएगा। पूरे वर्ल्ड मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता कि एंड्रिक और आर्दा गुलर, सोचो एंड्रिक और आर्दा गुलर अभी 17-18 साल के, लेकिन फिर भी खबर है, ज्यादा नहीं है पर है। ये चीज क्या एम्बापे के साथ हो सकती है? क्या कार्लो एंसेलोटी चाहकर कह सकता है कि मेरे को 4-4-2 डायमंड पे आना है, बट उसमें जगह नहीं है, शायद से उसमें रॉड्रिगो की कोई जगह नहीं है। क्या वो कह सकता है कि मैं 4 मिडफील्ड पर उसके पास प्लेयर्स नहीं है? क्या वो कह सकता है कि यहां पर एम्बापे विनीसियस को प्रेस ज्यादा करना पड़ेगा? वो कहता हुआ आ रहा है, उसके शब्दों में है, इनडायरेक्टली वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहा है कि एम्बापे विनीसियस को वर्क रेट डालना पड़ेगा, और आपको दिखता भी है कि वर्क रेट वो डालने की कोशिश करते हैं, बट जस्ट नॉट देयर। पहले होता क्या था कि पहले आपके पास सिर्फ विनीसियस था, बिकॉज रॉड्रिगो कर देता था वो काम, बेलिंगम वो कर देता था वो काम, देन यू हैव टोनी क्रूज जो कि बीच में से क्रिएट कर रहा है। हमारे पास अब यहां पर क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, वाल्वर्दे की बॉल प्रोग्रेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, कामाविंगा और चुआमेनी की परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, ठीक है, सबायोस पे आप रिलाय कर रहे हो 2025 में, जो कि पिछले सीजन यहां पर ऑलमोस्ट निकलता हुआ दिख रहा था। तो आपके पास टोनी क्रूज नहीं है, आपके पास राइट फ्लैंक पे कारवाहाल नहीं है, जो कि पिछले सीजन बैलन डोर शाउट था, उसने यूसीएल फाइनल में गोल मारा है, उसने कितने गोल्स बना के दिए हैं। और आपके पास लुकस वास्कस है जो कि कभी रिलायबल नहीं था, ही इज एलीट मेंटालिटी,
बट टैक्टिकली कभी लूकास वास्केस पे कितने लंबे टाइम के लिए एक स्ट्रेच में बता दो कि रियल मैड्रिड ने उस पर डिपेंड करो? नहीं। आपके पास यहां पर कारवाहल नहीं है राइट फ्लैंक से क्रिएटिविटी के लिए या फिर ऑफेंसिव के लिए, आपके पास टोनी क्रूस नहीं है, आपको वाल्वर्दे को मिडफील्ड से उठा के आपको फुल बैक पर डालना पड़ा। क्या आप बैंडेज किस हो? आपके पास अप टॉप कोई प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आप अपने स्पेसिस, एंड दिस इज द रीजन वाई कि पूरी टीम्स, दुनिया की कोई भी वेल कोच टीम हमारे पेनल्टी बॉक्स में सबसे आसानी तरीके से घुस सकती है। आपको कोर्तुआ की गोटेड परफॉर्मेंस आज भी 3 साल बाद भी आपको मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब 3 साल में कोई कोच आया ही नहीं है, कोई कोचिंग सिस्टम नहीं आया है, कोई कोचिंग स्ट्रक्चर नहीं आया है। एंड अनफॉर्चुनेटली एम्बापे इस कड़ी को कमजोर करता है। अगर यहीं पर ही एम्बापे विनीसियस को स्वैप हो रहा होता तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पर एक ऐसी सिस्टम को देख रहे होते जहां, अब देखो तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि क्या यहां पर प्रेस ही सब कुछ है? प्रेस सब कुछ नहीं है, बट प्रेस बहुत कुछ है। एटलीस्ट तब है जब आप इनकम्प्लीट प्रेस का ट्राई कर रहे हो, आप भगाए जा रहे हो अपने प्लेयर्स को नो मैटर व्हाट। अगर यहां पर वाल्वर्दे, बेलिंगम, हमारी जो मिडफील्ड है वो प्रेस कर भी लेगी तो उसका फायदा क्या है जब यहां पर एम्बापे और विनीसियस उस चीज को कीप अप नहीं कर पाएंगे। पहले हमारे पास एक प्लेयर हुआ करता था विनीसियस, अब हमारे पास 2 प्लेयर होते हैं। उसके ऊपर से हम मिडफील्ड में कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले 4 मैन मिडफील्ड खेलते थे जिसमें आपके पास कामाविंगा होता था, जिसमें आपके पास टोनी क्रूस होता था, आपके पास मॉड्रिच होता था और आपके पास बेलिंगम होता था। अब हमारे पास 3 मैन मिडफील्ड है जिसमें बेलिंगम को सारे काम करने हैं। हमारे पास अब मिडफील्ड में इंजन नहीं है, वाल्वर्दे का स्टेमिना नहीं है, क्योंकि वाल्वर्दे को राइट बैक पे काम करना है। हमारे पास अपना इडर मिलिटाओ नहीं है, लेकिन हमारे पास सेंटर बैक की पेयरिंग जिसमें रुडिगर पता नहीं कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको 2021-22 के सीजन से 2024-25 के सीजन तक अगर आपको कोर्तुआ की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, कहीं ना कहीं तो सर इसका मतलब दिमाग खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं तो आपका स्ट्रक्चर नहीं है। एंड दिस इज वेयर कम्स द कंट्रोवर्शियल पार्ट कि आपको अगर कमबैक करना है तो कमबैक कर लेगी रियल मैड्रिड, बट कमबैक के पीछे अगेन वही एक कहानी होगी जो कि हम पिछले 3 साल से देखते हुए आ रहे हैं। देयर माइट बी अ मिराकुलस चेंज कि रियल मैड्रिड यहां पर ऑल ऑफ अ सडन हमारे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो फाड़ दे, बट स्ट्रक्चरली, स्टैटिस्टिकली आई थिंक एक वेल कोच टीम के अगेंस्ट इसके होने के चांसेस कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो हमने उस टाइम गोट लेवल पर डिफेंडिंग करी थी और फिर उनको पेनल्टी शूट आउट पर बाहर किया था। हम चेल्सी से ऑलमोस्ट बाहर हो रहे थे, बट देयर वाज दिस इंडिविजुअल ब्रिलियंस जहां पर मॉड्रिच और रोड्रिगो का एक गोल आया था, और उससे पहले ऑफ कोर्स इट वाज बेंजेमा एंड अगर हम बात करें विनीसियस जब स्टैमफोर्ड ब्रिज पर उन्होंने फोड़ा था। एक मोमेंट एक गोल, बट यहां पर बात है 3 गोल के डेफिसिट की। यहां पर बात है कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे 1 गोल निकालोगे, कितने गोल निकाल सकते हो? अब यहां पर काफी सारे लोग मेरे को कहेंगे कि हमने पीएसजी को फोड़ा था, हमने 2 मिनट में 2 गोल मारे थे, बट 2 मिनट में 2 गोल वाला जो मोमेंट था वो कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं? पीएसजी वाला जो कमबैक था, पीएसजी अगेन सेम स्टोरी, इट वाज नेमार, एम्बापे, मेसी। इट वाज अ वेरी बैड कोच टीम जिसके पास कोई प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं था। एक ऐसी टीम जो मेसी को प्रेस नहीं करवा सकती, एक ऐसी टीम जो एम्बापे को कुछ नहीं कह सकती, एक ऐसी टीम जो नेमार को कुछ नहीं कह सकती। मे भी रियल मैड्रिड थोड़ी थोड़ी उस कैटेगरी में आ रही है कि कार्लो एंसेलोटी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको खिलाना पड़ेगा। वो बस ये रिलाय कर रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो मेरे भगने वाले बंदे हैं ना, वाल्वर्दे हो, आप मेरे पास यहाँ पर बेलिंगम हो, ये अपना वर्करेट देते रहे और ये बेलिंगम ट्रांजिशन में मदद करता रहे। दिस इज द रीजन कि हम लो ब्लॉक को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि कोई बंदा है ही नहीं जो बिटवीन द लाइंस यहाँ पर क्रिएट कर सके। द वे पेड्री प्लेज, द वे फ्रेंकी डियोंग, द प्ले फर्मिन लोपेज, आप यहाँ पर क्रोएशिया की बात कर लो, आप यहाँ पर विटिना की बात कर लो, आप चाहे किमिच की बात कर लो, हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास हमारा ये सिस्टम हमको रिलाय नहीं करता, क्योंकि आप अप टॉप प्रेस नहीं कर सकते, आप किसी को अग्रेसिवली प्रेस नहीं करते, क्योंकि एम्बापे विनीसियस को नहीं आता। सो व्हाट दे कैन डू इज आप बस लो ब्लॉक में बैठ सकते हो, आप बस सफर कर सकते हो, आप बस सोक कर सकते हो, यू जस्ट वेट फॉर योर ओपोनेंट मिस्टेक। और फिर यहाँ पर बेलिंगम अपना जादू दिखाएगा ट्रांजिशन से, या फिर वाल्वर्दे डीप से। हमारे पास सेंटर बैक में भी ये पासिंग रेंज नहीं है जो कुबारसी पे है, जो इनिगो मार्टिनेज पे है। हमारे पास फुल बैक पे भी नहीं है, जैसे बाल्डे की अगर हम बात करें हमारे पास नहीं है। हमारे पास एल्फोंसो डेविस जैसी वो लग्जरी नहीं है, हमारे पास नूनो मेंडेस जैसी वो लग्जरी नहीं है, हमारे पास कारवाहाल नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। तो उसका सारा ब्लेम आप कार्लो एंसेलोटी को नहीं डाल सकते, पार्शियल ब्लेम आपको बोर्ड पे भी डालना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाई आई ऑलवेज से कि इवन इफ व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर कार्लो एंसेलोटी, क्या ज़ाबी अलोंसो करवा देगा ये? क्या ज़ाबी अलोंसो कह सकता है कि मेरे को प्लेयर्स चाहिए? हम सेंटर बैक नहीं लाए, एंड आई थिंक ठीक है, अपने रीजन से हम सेंटर बैक नहीं लाए। हमको असेंसियो मिल गया, हमको रूडिगर मिल गया, बट आपका स्ट्रक्चर शायद से कहीं ना कहीं मजबूरी में हम जाते हुए दिख रहे हैं, और हम स्ट्रक्चर चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स की क्वालिटी डेप्थ नहीं है। हम बहुत हेवीली रिलाय कर रहे हैं एम्बापे विनीसियस की काउंटर अटैक पे।
इसका प्राइम एग्जाम्पल है लिवरपूल की अगर हम बात करें, इसका प्राइम एग्जाम्पल है मैनचेस्टर सिटी जहां हम सक्सेसफुल हो गए, दे वर नॉट एबल टू कीप अप। लेकिन इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है दोनों एल क्लासिको, जहां पर हमने हर मिनट ट्राई करा। ऐसा कभी नहीं था कि हमने ट्राई नहीं करा, ऐसा कभी नहीं था कि एम्बापे थ्रेटनिंग लगा ही नहीं बार्सिलोना के। बट जब आप ट्राई कर रहे हो, सामने वाले गोल पे गोल मारे जा रहे हैं, 5-2, 4-0, 2-0, 3-1, 3-0 आर्सेनल, 4-4 रियल सोसिएडाड। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ रियल मैड्रिड।